मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के टॉपिक विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि नियोजन क्या है और प्रबंधन क्या है। अब बात करते हैं कि विद्यालय प्रबंधन क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रबंधन कि किसी कार्य को संबंधित लोगों के द्वारा और उनके सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया को प्रबंधन कहते हैं। दूसरे शब्दों में अपेक्षाकृत कम समय और कम व्यय के साथ निर्धारित उद्देश्यों की अधिकतम समाप्ति के लिए संसाधनों की व्यवस्था और लक्ष्य प्राप्ति ही प्रबंधन है। कहने का मतलब कि जो हमारे पास सीमित संसाधन है और उस सीमित संसाधन में ही हम ऐसा प्रबंधन करें जिससे कि हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लें। हेनरी फ्योल ने कहा है कि प्रबंधन एक सार्वभौमिक विज्ञान है जो वाणिज्य, उद्योग, राजनीति, धर्म, युद्ध या जन कल्याण सभी पर समान रूप से लागू होता है। दूसरे शब्दों में हम देखते हैं कि टेलर के शब्दों में कि वैज्ञानिक प्रबंधन के आधारभूत सिद्धांत हमारे साधारण से साधारण व्यक्तिगत कार्यों को लेकर हमारे विशाल नियमों के कार्यों तक लागू होते हैं। इट मीन्स कि जैसे कि जो हमारे पास एकदम साधारण से साधारण चीज़ें हमारे पास जो अवेलेबल है और उसके लिए हम पर्सनली कोई कार्य अगर कर रहे हैं और जो इसका जो प्लानिंग हम कर रहे हैं, जो नियम बना रहे हैं, वही जो नियम होता है वो कार्यों तक लागू होता है। फिर विद्यालय प्रबंधन, ऐसे इन लोगों के शब्दों के बाद हम डिस्कस करते हैं कि विद्यालय प्रबंधन का कंक्लूजन क्या है कि शिक्षा प्रणाली की मूल इकाई विद्यालय तथा विद्यालय प्रबंध की मूल इकाई कक्षा होती है। कक्षा में देश के भाग्य का निर्माण होता है। आपको पता है कि जो छात्र होते हैं वो आने वाले कल का भविष्य होते हैं और उन्हीं से क्या होता है कि देश के भाग्य का हम निर्माण कर सकते हैं। तो यही है कि कक्षा में देश के भाग्य का निर्माण होता है। शिक्षा द्वारा भारतीय संस्कृति की सुरक्षा के अतिरिक्त भविष्य के विकास का प्रयास किया जाता है। जीवन की तैयारी शिक्षा द्वारा की जाती है। यह आप लोग को पता ही है कि सबसे पहले क्या जब इंसान जन्म लेता है, जन्म के बाद अनौपचारिक शिक्षा तो उसकी होती है, लेकिन जब वो स्कूल में आता है औपचारिक शिक्षा लेती है और वही उसके जीवन का आधार बनती है। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। इनमें शिक्षा का प्रबंधन इस प्रकार किया जाए जिससे ये प्रजातांत्रिक मूल्यों तथा गुणों का विकास किया जा सकते। एजुकेशन में प्रजातांत्रिक का मतलब ये है कि जैसे कि अगर सिर्फ टीचर ही सर्वे सर्वा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि टीचर है तो जो अगर वो बच्चों की आवश्यकता के अनुसार ही अपने आप को उसे ढालना चाहिए। इट मीन्स कि जो शिक्षा होनी चाहिए वो बाल केंद्रित होना चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित। तो इसी तरह अगर प्रजातंत्र की बात ये हो जाता है कि इसमें क्या है, जो प्रजा इट मीन्स जो हमारी क्लास है और जो राजा जो टीचर है, तो टीचर को डिनोट किया गया राजा से, और जो आपकी क्लास होती है जिसमें स्टूडेंट्स होते हैं उस क्लास को प्रजा के नाम से डिनोट किया गया है। तो इसी तरह की अगर हम किसी चीज़ के बारे में हम शिक्षा दे रहे हैं तो जो चीज़ हम जो भी चीज़ अपनाएं वो क्या हो, बालकों के अनुरूप हो। तो यही है कि जिससे ये प्रजातांत्रिक मूल्यों तथा गुणों का विकास किया जा सके। विद्यालय की सफलता का आकलन भी इसी आधार पर किया जाता है कि कहाँ तक मानवीय मूल्यों के विकास में विद्यालय ने योगदान दिया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र का अर्थ होता है कि शिक्षा प्रबंधन का विस्तार तथा कार्यक्षेत्र जहां शिक्षण अधिगम का संपादन किया जाता है। आधुनिक समय में शिक्षा प्रबंध के कार्यक्षेत्र का विस्तार अधिक व्यापक हो गया है। शिक्षा के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने वाली प्रत्येक क्रिया शिक्षा प्रबंधन का अंग ही होता है। इस प्रकार की प्रत्येक क्रिया का संचालन विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के अंतर्गत किया जाता है। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए उपकरणों, पुस्तकों, मानव शक्ति तथा आर्थिक स्रोतों की आवश्यकता होती है। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना शिक्षा प्रबंधन का उत्तरदायित्व होता है। इन बातों को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रबंधन के क्षेत्र
तथा विस्तार की विवेचना की जानी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम कि विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र का अध्ययन 4 घटकों में किया जा सकता है। पहला क्या है कि शिक्षा के विकास का लक्ष्य, कि हम कोई शिक्षा की नीति अपना रहे हैं तो वो जो हमारा जो उद्देश्य है, हम उस उद्देश्य की प्राप्ति किस प्रकार करते हैं। फिर है नियोजन के कार्यक्रम। नियोजन कार्यक्रम में इट मीन्स कि हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो वो सिर्फ ऑन द पेपर नहीं होना चाहिए, उसका अप्लाई भी होना चाहिए। फिर एक कार्यक्रम की व्यवस्था करना, कि हम जो जो नीतियों को अपना रहे हैं उसको हम जो फॉर्मेट जो रूपरेखा हमने तैयार किया है क्या वो अप्लीकेबल है क्लास में या हमारे संस्था में, उसके अनुसार। फिर प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना, कि जो जो चीज़ें आपने पहले विकास के लिए कुछ लक्ष्य रखे, लक्ष्य के बाद उसका नियोजन किए ऑन द पेपर, फिर उसके बाद फिर थर्ड आता है कि आप वो जो आपने जो भी नीतियाँ बनाई है, जो भी प्रबंध किया है, क्या वो आपके क्लास में, आपकी संस्था में वो अप्लीकेबल है। अगर एप्लीकेबल है तो वो कहाँ तक सक्सेस है। तो प्रबंधन के कार्यों का लास्ट में आकलन होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि विकास, जो शिक्षा के विकास का लक्ष्य जो घटक है, पहला घटक विद्यालय प्रबंधन का, कि शिक्षा प्रबंधन एक सार्थक तथा उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। जाहिर सी बात है कि आप जब शिक्षा कर रहे हैं तो उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है कि हम उस उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। समाज शिक्षा प्रबंधन के लिए मानवीय तथा अन्य स्रोतों की सुविधाएं प्रदान करता है, परंतु समाज की कुछ अपेक्षाएं भी होती हैं जिसे विकास का लक्ष्य कहते हैं। समाज एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, इसलिए उसकी अपेक्षाएं भी बदलती रहती हैं। जाहिर सी बात है कि उसमें हमने लास्ट क्लास में बात किया, डिस्कस किए थे कि जो योजना, जो नियोजन हो रहा है, जो बना रहे हैं, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसमें लचीलापन होना चाहिए कि जिस टाइम जिस चीज़ की ज़रूरत है हम उसको उस चीज़ को ऐड कर लें, और जब ज़रूरत ना हो जिस चीज़ की उसे हम वहाँ से हटा दें अपने नियोजन में से। तो ये लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि जो हमारा प्रबंधन होना चाहिए, जो नियोजन होना चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इट मीन्स कि लचीलापन उसमें होना चाहिए। तो इसी तरह की समाज एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, इसलिए उसकी अपेक्षाएं भी बदलती रहती हैं। शिक्षा प्रबंधन द्वारा इन अपेक्षाओं की पूर्ति करना होता है। इस प्रकार शिक्षा प्रबंधन की प्रणाली में सतत, मतलब सस्टेनेबल, कि जैसे जैसे डिमांड होनी चाहिए उस हिसाब से, कि सतत नियोजन, व्यवस्था तथा आकलन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, जिससे शिक्षा के समुचित उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नियोजन के कार्यक्रम। नियोजन का अर्थ होता है कार्यों के संपादन का प्रारूप विकसित करना। ठीक है, विद्यालय के आरंभ करने से पूर्व संपूर्ण कार्यों की रूपरेखा बनाना होता है, जिसे नियोजन कहते हैं। इसमें निर्णय लेने होते हैं कि विद्यालय में कौन कौन से पाठ्यक्रम को आरंभ किया जाएगा और उनके लिए आवश्यक उपकरणों, पुस्तकों, शिक्षकों तथा अन्य स्रोतों के लिए आर्थिक साधन उपलब्ध कराने होंगे। जैसे कि अभी कोई संस्था हम बना रहे हैं, ये सब हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि कोई ना कोई अगर हम संस्थाएं बना रहे हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसे प्रायोगिक जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए हमारे पास लैब होने चाहिए। ठीक है, अब छोटे बच्चे अगर प्राइमरी नर्सरी में देखा जाए तो अगर उनको को करिकुलम एजुकेशन आप दे रहे हैं तो आपके पास ग्राउंड होना चाहिए, जिससे कि आप क्लास के बाहर बच्चों को सिखा सकें। तो इसके अतिरिक्त नियोजन द्वारा अन्य विकल्पों का भी आकलन करना होता है। नियोजन में उत्तम विकल्प का चयन अपने संसाधनों के अनुरूप करना होता है। इसके बाद ही प्रबंधन का कार्य आरंभ किया जाता है। विद्यालय प्रबंधन के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों का प्रतिपादन प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है। इसमें ये क्वेश्चन बन जाता है कि जो विद्यालय का प्रबंधन के लक्ष्यों और उद्देश्यों का जो प्रतिपादन करता है वो कौन करता है। तो प्रबंधन के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों का प्रतिपादन करने वाला आपका प्रबंध समिति होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम कि कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, कि शिक्षा व्यवस्था एक मुख्य समस्या रही है। शिक्षा तंत्र का संचालन तथा नियंत्रण करना एक अहम समस्या इसलिए भी है कि इस पर राजनीतिक दबाव तथा प्रशासनिक हस्तक्षेप अधिक होने लगे हैं। शिक्षा व्यवस्था का अर्थ होता है कि नियोजन के अंतर्गत जिस प्रारूप को विकसित किया जाता है उसका वास्तविक रूप में क्रियान्वयन किया जाए। इट मीन्स कि अगर हम कुछ बना रहे हैं, ठीक है, हमारा जो फॉर्मेट है, जो हमने नियोजन किया, जो हमने प्लानिंग किया है, वो चीज़ को हमको अप्लीकेबल करना ही करना है एनी हाउ। ठीक है,
तो यही चीज़ कि उस पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए, ना कि राजनीतिक ना ही प्रशासनिक। ठीक है, तो शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन आवश्यक है, क्योंकि उसे समय के अनुरूप बदलना चाहिए। वही फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात। शिक्षा की व्यवस्था भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर दी जानी चाहिए। आधुनिक आधुनिक तकनीकी अधिनियमों को भी ध्यान में रखना चाहिए। ये नहीं कि जो चीज़ जैसे चलती आ रही हम उसी को उस तरह से आगे प्रोसीड करें। नहीं, हमें जब जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, जिस तकनीक की ज़रूरत होगी, जिस टेक्निक्स की ज़रूरत होगी, हमें उसमें अपने जो प्लानिंग है उसमें उसको ऐड ऑन करना चाहिए। कार्यों के संपादन में भी समन्वय होना चाहिए कि कब इट मीन्स कि जो कार्य आप कब कब कर रहे हो, और होता है कि उचित समय पे। जैसे कि हम कोई प्लानिंग है, तो जब इसकी ज़रूरत हो तभी हमको उस चीज़ को लानी चाहिए। विद्यालय व्यवस्था को एक इकाई के रूप में क्रियाशील होना चाहिए। ये नहीं कि किसी स्टाफ के प्रति बहुत जो वो स्टाफ बोल रहा है तो वो सारी चीज़ें आप अवेलेबल करा दे रहे हो, जो स्टाफ को आप नहीं चाहते हो। जैसे होता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आती है। तो कहने का मतलब कि अगर विद्यालय व्यवस्था है तो वो एक एक रूप में क्रियाशील होना चाहिए। ये नहीं कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। फोर्थ हमारा है कि प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना। विद्यालय प्रबंधन की प्रभावशीलता का आकलन उद्देश्यों की दृष्टि से किया जाना चाहिए। विद्यालय का आकलन छात्रों की उपलब्धियों तक ही सीमित न रखा जाए। ये नहीं कि आपका बस एक टीचर की अगर हम बात करें तो उसका ये उद्देश्य नहीं है, इसका वो लक्ष्य नहीं है कि बस जो आप वो पढ़ा रहा है बच्चा बस एग्ज़ाम ही पास करे। आपको बच्चे को एग्ज़ाम के अचीवमेंट के साथ साथ उसके चौमुखी विकास का भी आपको ध्यान देना चाहिए कि वो बस क्लास में ही एक्टिव ना हो, साथ ही साथ वो बाहर भी एक्टिव हो। ठीक है, अपने सहपाठियों के साथ भी उसका अच्छा व्यवहार होना हो और एक दूसरे में समन्वय हो। तो ये चीज़ होनी चाहिए। यद्यपि यही मानदंड अधिक प्रयोग किया जाता है। विद्यालय का स्तर छात्रों की उपलब्धियों, परीक्षा परिणामों से निर्धारित होता है। विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत जिन कार्यों का नियोजन किया गया है उन सभी का आकलन करने पर ही प्रबंधन में समुचित विकास तथा सुधार किया जा सकता है। विद्यालय प्रबंधन के आकलन के लिए समितियों का गठन किया जाना चाहिए। प्रमुख समितियां निम्नलिखित होनी चाहिए। पहला है आपका कि शिक्षक परिषद, कि शिक्षकों का जो आकलन आप करें तो शिक्षक परिषद का, कि सारे जो टीचर हैं काउंसिल एक तरह से बना लो, उनका समय समय पे असेसमेंट करो। फिर उसके बाद है छात्र परिषद, कि छात्रों का भी एक काउंसिल होना चाहिए कि जिस तरह से अगर कोई छात्र है वो पढ़ने में कुछ चीज़ें हैं अचीवमेंट उसकी थोड़ा रॉ है, तो उसको क्या करना चाहिए कि हमें रिमेडियल टीचिंग लानी चाहिए। फिर शिक्षक समितियां भी होनी चाहिए। फिर कुछ विशेष समितियां जैसे को करिकुलम एजुकेशन वाली जो चीज़ें होती हैं वो सारी समितियां भी होनी चाहिए। फिर सामाजिक सेवा समिति, जैसे कि अभी हमारे कॉलेज में चलता है एनएसएस चलता है, और बहुत से हैं एनएसएस है। फिर और भी कुछ ऐसी सामाजिक सेवा समितियां हैं, वो चीज़ों का भी समावेशन होना चाहिए। अब विद्यालय प्रबंधन क्षेत्र के कुछ कार्य होने चाहिए। पहला क्या है कि विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्यों का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बस पॉइंट वाइज आप देख लो कि जैसे आता है आप लोग के एग्जाम में कि विद्यालय प्रबंधन क्षेत्र के कुछ कार्य लिखिए, तो कुछ पॉइंट्स आपको इसमें से आप लोग लिख लीजिएगा। शिक्षक वर्ग के कार्य में समन्वय होना चाहिए कि जिस टीचर को जो काम दिया जाए, ठीक है, वो अपने काम के प्रति समर्पित है कि नहीं, ये भी चीज़ देखना चाहिए। विद्यार्थियों का वर्गीकरण एवं समूहीकरण होना चाहिए। पाठ्य सहगामी कार्यक्रमों का क्रमिक संगठन, जैसे कि वही करिकुलम एजुकेशन की बात हम करते हैं कि बच्चे को अगर प्राइमरी के बच्चे हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्लास के बाहर और वास्तविक जो चीज़ें हैं उसके प्रति हमें ज्ञान देना चाहिए। पाठ्यक्रम नियोजन एवं कार्य विभाजन, और नेक्स्ट ये कि हमें पाठ्यक्रम का जब हम नियोजन करते हैं तो और कार्य का विभाजन कि हमें किस टाइम में जैसे शेड्यूल एक होना चाहिए कि हमें आज इतना पढ़ाना है, तो उसके साथ साथ हमें कुछ अलग से एक्टिविटीज़ भी करानी चाहिए। फिर विभिन्न सेवाएं जैसे भवन एवं उपकरण हुआ आपका, प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय, स्वच्छता आदि का भी उसमें ध्यान देना चाहिए। फिर क्या है, विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना, वही यूनिफॉर्म में आए बच्चे इस टाइप से। फिर नेक्स्ट है स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रमों का गठन करना चाहिए। नेक्स्ट है विद्यालय के कार्यालय की देखभाल। इसमें आपका कार्यकाल जो आपका ऑफिस वाले होता है ना कार्यालय,
वो चीज़ का, विद्यालय का बजट भी बनाना, ये सब क्या, ये सब जो चीज़ें वो एक मैनेजमेंट के अंतर्गत आती है। गृह, विद्यालय एवं समाज के कार्यों का समन्वय, जैसे कि अभी कुछ इस तरह से हमें, मान लीजिए शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, उसके प्रति होता है, वो सब क्या को करिकुलम में ही आपके आएंगे। फिर साथ ही साथ और इससे क्या होता है कि हम अपने स्टूडेंट्स को अवेयर करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है विद्यालय छात्रों को मिलकर काम करने की कला के प्रशिक्षण की सुविधा देना, छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना, समय समय पर अध्यापकों में कार्य विभाजन इस प्रकार करना कि जिससे प्रत्येक अधिकतम दक्षता प्राप्त कर सके। जैसे कि जो अध्यापक मान लीजिए पीटी का टीचर है, तो उसे वो कार्य देना चाहिए, ठीक है, जिससे कि वो क्या करे, उसमें और अधिक से अधिक दक्षता प्राप्त करा सके। विद्यालय की नीतियों का लोकतांत्रिक ढंग से निर्माण करना, यही लोकतांत्रिक और जो प्रजातांत्रिक, ये सब सिनोनिम्स वर्ड्स है, ठीक है। तो जो विद्यालय की नीतियाँ होनी चाहिए उसमें क्या, पूरी तरह से लोकतांत्रिक ढंग से उसका निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट है विद्यालय की नीतियों के अंतर्गत अध्यापकों को अपने कर्तव्यों के पालन में अधिक स्वतंत्रता के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। ये नहीं कि जो अगर विद्यालय की जो नीतियां हैं उसमें अध्यापक को किसी भी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। ये होनी चाहिए कि जो हमारा स्टाफ है वो किस प्रकार से अपने तरीके, क्योंकि सबका फॉर्मेट अलग होता है, हर एक टीचर अलग अलग तरीके से वो पढ़ाता है, क्योंकि इसमें मतलब होता है किसी न किसी कुछ अलग से गुण होता है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए कि वो इस तरह से कर रहा है तो आप भी इस तरह से करो। तो कहने का मतलब इसमें कि जो टीचर अध्यापक है, अध्यापक को जो कर्तव्य, क्योंकि कोई भी अध्यापक, कोई भी स्टाफ हो, कोई भी कर्मचारी हो, उसे अपने कर्तव्यों का पता होता है, ठीक है। बस फ़र्क ये होता है कि कोई किसी तरह से करता है, कोई किसी तरह से करता है। तो इस तरह से किसी भी प्रकार का जो प्रबंधन हमारा मैनेजमेंट है, उसे किसी भी तरह से बाउंडेशन नहीं होना चाहिए किसी भी टीचर पे, किसी भी अधिकारी, किसी भी कर्मचारियों पे, कि आप इस तरह से वो करें तो आप भी इस तरह से करो, ठीक है। विद्यालय की नीतियों को आधुनिकतम शैक्षिक दर्शन के अनुरूप बनाना, अध्यापकों का कक्षा में एवं सम्मेलनों में पर्यवेक्षण कराना। जैसे अध्यापकों का जो कक्षा है, ठीक है, उसके साथ साथ कुछ कुछ ऐसे सम्मेलन भी कराना चाहिए, जैसे होता है ऐसे सेमिनार वगैरह, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी कराना। फिर इसमें है नेक्स्ट है कि विभागीय अधिकारियों में भी सहयोग होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि अपने अपने स्टाफ में ही क्या होता है, बहुत से ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं अनावश्यक जो चीज़ें हैं, वो चीज़ों का उस चीज़ों को हटाना है, और जो भी चीज़ें हमारे लिए आवश्यक है, ठीक है, उसको हमें अपने अंदर उसका एसिमिलेशन करना चाहिए। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स आपकी विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र पे। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।